हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन के फिजिकल स्टेट के बारे में, कलर, स्मेल, डेंसिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इन सभी पॉइंट को मैंने बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हो गया भाई। चलिए इन सभी पॉइंट के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं फिजिकल स्टेट पर। तो खासतौर से अगर मैं एल्केन के फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूं तो एल्केन्स में जिनमें से एक कार्बन से 4 कार्बन होता है, 1 कार्बन टू 4 कार्बन, ये होते हैं आपके गैसेस स्टेट में। जैसे हो गया आपका मीथेन, हो गया इथेन, हो गया प्रोपेन एंड ब्यूटेन हो गया, तो ये सभी आपके होते हैं गैसेस स्टेट में। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं। हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं एल्केन्स हैविंग, ये हो गया भाई एल्केन्स हैविंग 1 कार्बन टू 4 कार्बन, जिनके पास में 1 कार्बन से 4 कार्बन होता है तो आर इन गैसेस स्टेट, आर इन गैसियस स्टेट में होते हैं। ये गैसेज होते हैं भाई, ठीक है भाई। अगर इनके पास में एल्केन के पास में 4 कार्बन से ज़्यादा कार्बन, जैसे 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन टू जो 17 कार्बन होते हैं वो होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में। तो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, एल्केन्स हैविंग 5 कार्बन, C5 टू कितने कार्बन भाई, 17 कार्बन, आर इन लिक्विड स्टेट, ये होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो आगे आने वाले एल्केन्स होते हैं जिनके पास में 18 कार्बन ऑनवर्ड्स कार्बन आते हैं तो वो हो जाते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका एल्केन्स हैविंग अबव 17 कार्बन। अगर 17 कार्बन से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो आर इन सॉलिड स्टेट, आर इन सॉलिड स्टेट, ये होता है आपका सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होता है भाई, 1 कार्बन से अगर 4 कार्बन दिया तो ये हो गए गैसेस स्टेट में, ठीक है भाई। 5 कार्बन टू 17 कार्बन है तो हो जाएंगे आपके लिक्विड स्टेट में। अगर अबव 17 कार्बन है, 18 कार्बन ऑनवर्ड्स, तो ये हो जाते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। ये पार्ट हो गया भाई। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, कलर और स्मेल के बारे में। तो जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन्स होते हैं, चाहे लोअर मेंबर हो चाहे हायर मेंबर हो, ये सभी के सभी होते हैं आपके कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इनमें कोई भी कलर नहीं होता है, नहीं इनमें से कोई स्मेल होता है। तो यहाँ पर हम सेकेंड पॉइंट मेंशन कर देते हैं, दे आर कलरलेस, ठीक है भाई, एंड ऑर्डरलेस, ये हो गया आपका ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें से कोई गंध नहीं होती है। अब इसके बाद में हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। तो डेंसिटी में होता क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, इनका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता जाता है और वैसे वैसे इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। हाँ, कुछ समय के बाद में इनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, डजंट मैटर कितने कार्बन बढ़ जाए, कितना ही इनका मोलिकुलर वेट बढ़ जाए। अब देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूँ, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, ठीक है भाई, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर यहाँ पर दियर ऐड कर देते हैं, दियर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस एंड their density also increases, their density also increases, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एल्केन की डेंसिटी, अगर एल्केन्स की डेंसिटी अगर वाटर मॉलिक्यूल के डेंसिटी के साथ में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, जनरली इसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। जो एल्केन की डेंसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। मतलब यह है कि एल्केन्स की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करूँ, ये वाटर के बारे में, तो इसकी क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और यहाँ पर अगर हम एल्केन के बारे में बात करें, डेंसिटी ऑफ एल्केन के बारे में बात करें एल्केन की, तो इनकी तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। तो यही रीजन है, सेंटीमीटर क्यूब होती है। यही रीजन है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो इनकी डेंसिटी बढ़ती है, परंतु कुछ समय के बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इंक्रीज हो, मोलिकुलर वेट भी इंक्रीज हो, फिर इसके बाद में इनकी डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, 0.8 से ज़्यादा नहीं जाती है। तो इसका मतलब है कि जितने भी एल्केन्स होते हैं उनकी डेंसिटी
वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन। अगर हम एल्केन के केमिकल फार्मूला पर ध्यान दें तो ये खासतौर से कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन से, इसी वजह से इनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अब देखिए भाई, कार्बन हाइड्रोजन से बने होने की वजह से ये होते हैं नॉन पोलर बाई नेचर, और नॉन पोलर होने की वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, न कि पोलर सॉल्वेंट में। आपको कॉन्सेप्ट लगाना है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब है कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो यही रीजन है कि जो आपके एल्केन्स होते हैं तो ये डिजॉल्व नहीं होते किसमें से, पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। जैसे वैक्स हो गया, ठीक है भाई, ये फैट्स हो गया, तो ये आपके वाटर में डिजॉल्व नहीं होते क्योंकि ये होते हैं आपके नॉन पोलर, ठीक है भाई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर बाई नेचर, एल्केन्स बीइंग नॉन पोलर बाई नेचर are insoluble in polar solvent like H2O। यहाँ पर ब्रैकेट में हम H2O डाल देते हैं, and readily आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, readily dissolve इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये होते हैं आपके नॉन पोलर बाई नेचर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे आप एसीटोन ले लें, ईथर ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, और ये कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, तो ऐसे सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें, बेंजीन भी इंक्लूड कर सकते हैं, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, सच एज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सच एज बेंजीन, ठीक है भाई, एसीटोन मेंशन कर दीजिए, ईथर मेंशन कर दीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेंशन कर दीजिए, एटसेट्रा। तो ये जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपके नॉन पोलर बाई नेचर होते हैं, उनमें एल्केन्स बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इनका खुद का होता है नॉन पोलर नेचर, ठीक है भाई। ये हो गया सॉल्युबिलिटी पार्ट। खासतौर से ये जो आपके एल्केन्स जिनके पास में 5 कार्बन से 17 कार्बन होते हैं, जो आपके लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो ये आपके सॉल्वेंट की तरह भी काम करते हैं। कैसे सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर कहिए तो इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, एल्केन्स व्हिच आर इन लिक्विड स्टेट, एल्केन्स which are in liquid state act as non-polar solvent। और किन कंपाउंड्स के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स ही इनमें डिजॉल्व होंगे भाई, पोलर कंपाउंड्स जो डिजॉल्व नहीं होंगे। ये हो जाता है सॉल्युबिलिटी का पार्ट। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो ये होता है आपका 5th पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो खासतौर से यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगता है। हाँ देखिए भाई, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है उन एल्केन्स में जिनमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होता है, ठीक भाई। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होगा, फिर इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। वहीं यहाँ पर कहिए तो लिख देते हैं, एल्केन्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एल्केन्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सी एटम्स कर दिया भाई। ये कंडीशन आपको तब लगानी है जब आपके डिफरेंट एल्केन्स दिए हैं, उनमें से डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर आपको दिया हुआ है आइसोमेरिक एल्केन, जैसे मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम उनमें सेम हो जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, जैसे कुछ एग्जांपल से लेते हैं। इन आइसोमेरिक एल्केन्स एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, यहाँ पर लिख सकते हैं एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ एल्केन्स डिक्रीजेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इन आइसोमेरिक एल्केन्स ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। सरफेस और एरिया भी मेंशन कर देता हूँ, ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है भाई। सरफेस एरिया, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक स्ट्रेट चेन, ये CH3 CH2, ये CH2 और ये आपका हो गया CH3N ब्यूटेन हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में इसका अगर मैं आइसोमर लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे हो गया आपका CH3, ये CH3 हो गया और ये आपका CH और ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं ले लेता हूँ C, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और ये आपका CH3 ये हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। इन सभी में अगर आप देखें 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होने लगता है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगता है। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया कम होने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई, ये पार्ट आप दिमाग में रखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। चलिए इसके बाद में लास्ट पॉइंट है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, ये आपका 6th पॉइंट है। अब देखिए भाई, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई एक रेगुलर ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन नहीं पाया जाता। जैसे कि हम बॉइलिंग पॉइंट में देखते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने लगता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगता है। इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर, और मेल्टिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है लैटिस पर। जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस होती है वो आपका उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। इन जनरल ये देखा जाता है कि एल्केन्स जिनके पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, एल्केन्स जिनके पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, वो एडजेसेंट एल्केन्स के कंपैरिजन में जिनके पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब है कि एल्केन्स जिनके पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीजन क्या होता है यहाँ पर? ग्रुप टू ग्रुप रिपल्सन होने की वजह से। ये पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद में इस पॉइंट को मैं मेंशन करता हूँ। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक एल्केन, जैसे आपका ये हो गया 3 कार्बन का एल्केन हो गया। कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 और ये 2, ये 3 हो गया। ये आपका एन-प्रोपेन हो गया, यहाँ पर 3 कार्बन हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इसके बाद में नेक्स्ट एल्केन ले लेता हूँ जिसमें से आपके 4 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन हो गए। इसके बाद में और एक नेक्स्ट कंपाउंड ले लेता हूँ एल्केन का, जिसमें आपके 5 कार्बन है। अब ध्यान दीजिए भाई, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 हो जाते हैं, इसमें 5 कार्बन है। खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ये आपका एन पेंटेन हो जाता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर होता क्या है, इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो ये जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं टर्मिनल ग्रुप, तो आपके सेम साइड दिए हुए हैं। सेम साइड होने की वजह से यहाँ पर लगने लगता है आपका रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आइसोमरेज में आप लोगों ने सीखा होगा, ये जो ग्रुप होते हैं आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह ही कंसीडर करना है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास होने की वजह से यहाँ पर होता है रिपल्सन, और रिपल्सन होने की वजह से इसकी लैटिस हो जाती है वीक होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है कम। अब देखिए भाई, अगर नेक्स्ट कंपाउंड में बात करें तो यहाँ पर जो आपको टर्मिनल ग्रुप दिया हुआ, ये टर्मिनल ग्रुप, इस कंपाउंड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये टर्मिनल ग्रुप है, आपके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन बहुत ही कम होता है, और रिपल्सन कम होने की वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग लैटिस होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसका जो टर्मिनल ग्रुप है यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको कंप्रेस करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों ग्रुप पास में आएंगे, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से इसकी भी लैटिस आपकी वीक हो जाती है, मतलब इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यही पॉइंट में बोलने वाला था कि जो एल्केन्स जिनके पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन, तो एडजेसेंट, ये आपके एडजेसेंट हो जाते हैं। ये आपका लोअर, ये हायर वाला हो गया। तो इसमें से एडजेसेंट जो आपके एल्केन्स होते हैं जिनके पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इवन वाले का ज्यादा हो जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, एल्केन्स हैविंग even number of carbon atoms have
melting point, higher melting point than the adjacent alkanes having odd number of carbon atoms, odd number of कार्बन आइटम्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब ड्यू टू रीजन क्या होता है, ड्यू टू द ग्रुप टू ग्रुप रिपल्सन। ये रिपल्सन की वजह से ये पूरा केस होता है भाई, रिपल्सन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन निकालना चाहें तो ये आपका जो आयन ब्यूटेन होता है, जो C4 का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है C5 से भी ज़्यादा होता है और C3 से भी ज़्यादा होता है। मतलब है कि ब्यूटेन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा आयन प्रोपेन एंड आयन पेंटेन से दोनों से भी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। रीज़न क्या होता है कि इसकी होती है स्ट्रॉन्ग लैटिस, इन दोनों की वीक लैटिस होती है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये कुछ सेलेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन थी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है 1 by 1। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन।